देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तो मानव शरीर की जो गतिविधि होती है उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन होता है। तो तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतकों का संयोजन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों का संयोजन। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आपने अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो, कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन अनुमानों को संकेत प्राप्त होते हैं। तो न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन अनुमानों को संकेत प्राप्त करते हैं या देते हैं। तो डेंड्राइट से। साथियों न्यूरॉन सेल में जो डेंड्राइट्स होते हैं, जिसको हिंदी में आप दुर्मिकाएं बोलते हैं, वहीं से ये संकेत प्राप्त होता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेंड्राइट्स। बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, फटाफट ध्यान से देखिए। कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है, और मेरी सारी क्लासेस क्विक रिवीजन होती है, फटाफट ही होती है, जिससे आपका समय बचता है। वो क्लासेस आप जरूर देख लेना सभी साथी। कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है ये पूछा जा रहा है। तो देखो कपाल तंत्रिका की अगर बात करें तो ये 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल होती है 24। यहाँ पर अगर आपसे मेरु तंत्रिका पूछे कि मेरु तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है, तो 31 जोड़ी होती है, टोटल होती है 62। ये याद रखना, ये दोनों ही पूछा जाता है आपके पेपर में। देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थल क्या होता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच जो एक सूक्ष्म स्थान होता है साथियों, रिक्त स्थान होता है, वही पूछा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको हम सिनेप्स कहते हैं, याद रखना। हिंदी में इसको अंतग्रथन के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी नाम याद रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है, बताइए। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, ये कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा होता है। देखिए मस्तिष्क के बारे में जब भी पूछे तो याद रखना स्नायु प्रणाली का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नायु प्रणाली का। आगे देखिए, भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं। साथियों बताइएगा, भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जो जनन कोशिकाएं हैं उनको क्या कहते हैं भाई। तो देखिए भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जो जनन कोशिकाएं होती है उसको जुगेमेट के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखना। तो जुगेमेट ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है। बताइए इनमें से कौन सा अंग है जहां पर भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण विकसित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, गर्भाशय। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर है ना आपका रिप्रोडक्शन वाला, यार इतने क्वेश्चन पूछे हैं कि पूछो मत। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं जो है ना आपको, देखो रेलवे ग्रुप डी में जो आपका पेपर हुआ है साथियों 27 नवंबर से लेकर आपका दिसंबर तक, अभी जनवरी तक, 9 जनवरी तक, ठीक है, उसमें जो साइंस के बेस्ट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है जितने पूछे गए हैं वो भी एक वीडियो में करवा दूंगा। तो आप लोग ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हाँ करा दीजिए, तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है। वो क्वेश्चन जो 100% रियल और ऑथेंटिक पूछे गए क्वेश्चन हैं वही मैं करवा दूंगा आपको डायरेक्ट, अगर आप बोलोगे तो बता देना कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आंसर होगा गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन से। तो गर्भाशय अगर आप बता रहे हो साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र की किस अवधि में LH तथा FSH उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मासिक चक्र की किस अवधि में LH तथा FSH जो है ये उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट आएगा चक्र के मध्य दिन, मध्य यानी 14वें दिन साथियों। ये जो मासिक चक्र होता है ये 28 दिन का होता है, और इसके मध्य में ये LH तथा FSH जो होता है ये उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर चक्र के मध्य दिन में या तो 14वें दिन में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। साथियों बताइए मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो देखिए मानव में निषेचन की जो क्रिया होती है वो डिंब वाहिनी में संपन्न होती है, जिसको इंग्लिश में आप फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे। तो देखिए राइट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के 7 जोड़े चुने थे भाई, याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 7 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPRC लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को क्या कहा जाता है। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा।
तो बीपीआरसी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जो जीन होते हैं उनको एलिल्स के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिल्स। आगे देखिए अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है साथियों तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन तैयार होता है। ध्यान से देखिए, मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों लिया था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों लिया था? ए में लिखा हुआ है जिस चर्च में वो थे वहां मटर के पौधे का उपलब्ध होना, बिल्कुल। स्वनिषेचन और परनिषेचन की क्रिया का आसानी से होना मटर के पौधे में, बिल्कुल। मटर के पौधे का जीवन चक्र जल्दी पूरा होना, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, कल ही मैंने बताया था ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेंडल का जन्म और मृत्यु क्रमशः कब हुई थी? देखिए, मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो भाई मेंडल का जन्म हुआ था साथियों 1822 में, जिनको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, और इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 1884 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1822 क्रमशः 1844, अपना 1884 है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक बंद परिसंचरण तंत्र और एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, याद रखना। मनुष्य में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बंद परिसंचरण तंत्र, मनुष्य और पक्षियों में। अगला है मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया ना कि मनुष्यों में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कीटों में, तितलियों में, कॉकरोच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। आगे देखिए, रक्त बनावट में किस तरह का होता है? तो वह रक्त जो है बनावट में गाढ़ा भी होता है, चिपचिपा भी होता है और लाल भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। मानव हृदय का औसतन भार कितना होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मानव का जो हृदय होता है ना, इसका औसत भार होता है 300 ग्राम का, याद रखना 300 ग्राम एक एवरेज वेट होता है मानव के हृदय का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 300 ग्राम। मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? बताइए, मानव के शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? कितनी बार मैंने पढ़ा है साथियों कि मानव शरीर में रुधिर का 55% केवल प्लाज्मा होता है, और जो बचे हुए 45% होते हैं इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, लेकिन 55% इकलौता प्लाज्मा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? बताइए, रक्त में तो केवल 55% प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर कितना प्रतिशत जल होता है? तो याद रखना 90%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 90%। आगे देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है जो कि पाया जाता है? देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो होता है साथियों लोहा, आयरन। लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, साथियों मैं डेली क्लासेस करवाता हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलता है, बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जो साथी लोग नए हैं। मानव शरीर में या मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मानव शरीर की कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, यानी 23 जोड़ी। भाई सिंपल क्वेश्चन था। मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि यानी सबसे मजबूत हड्डी ये कहाँ पर स्थित होती है? मानव शरीर की जो सबसे कठोर अस्थि होती है वो जबड़े में होती है, याद रखना जबड़े में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटिंग व बेस्ट ने किसकी खोज की थी? बताइए, बेटिंग व बेस्ट ने किसकी खोज की थी? तो देखिए 1921 की बात है। बेटिंग व बेस्ट ने, देखिए फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, इन्होंने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। आप सभी को पता है इंसुलिन जो कि साथियों हमारे अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन भी है, और जब ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलना बंद हो जाता है तब उस बीमारी को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। और जब किसी को डायबिटीज़ यानी मधुमेह यानी शुगर की बीमारी होती है तो कृत्रिम रूप से ये इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो ये जो कृत्रिम इंसुलिन है इसकी खोज की थी इन्होंने, बेंटिंग व बेस्ट ने 1921 में। आगे देखिए, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है?
नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 का मैंने बताया नियासिन। विटामिन B7 का होता है बायोटिन। विटामिन B12 का होता है याद रखना साइनोकोबैलेमिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है या किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन K का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का मैंने बताया बायोटिन। विटामिन E का याद रखना टेकोफेरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अभी आपको बताए थे ना, पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B9 का भी याद रखना फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B7 का बायोटिन और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लोविन। आगे देखिए, एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो कि होता है किससे? ये जो बीमारी है इसका नाम है एम्फीसीमा। ये एक प्रकार का श्वसन विकार है जो कि किससे होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा धूम्रपान से। जो सिगरेट बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं ना उनको ये बीमारी हो जाती है। देखिए इसमें होता यह है कि फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं होती है एल्वियोली उसका क्षतिग्रस्त होने और उनमें जो लोच होता है वो कम होने के कारण ये बीमारी होती है। आगे देखिए, श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय वलय का क्या कार्य है? तो श्वास नली में जो अपूर्ण उपास्थीय वलय होता है इसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कि श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। कौन सा अंग है जो प्लूरा झिल्ली से घिरा रहता है? बताइए साथियों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए कौन सा अंग है जो कि फ्लोरा झिल्ली से घिरा रहता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़े, लंग्स। फेफड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? देखिएगा श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सभी को नियंत्रित यही करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद रखना, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है। नेक्स्ट है, रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस विनियमन का क्या कहलाता है? तो याद रखना रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस का विनियमन क्या कहलाता है? तो आंतरिक श्वसन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुधिर और उत्तकों के बीच गैसों के आदान प्रदान को आंतरिक श्वसन या फिर उत्तक गैस विनियमन भी कहा जाता है। इसको उत्तक गैस विनियमन भी कहा जाता है। श्वसन के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? तो उपयुक्त दोनों, वायवीय और अवायवीय, यानी ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये प्लांट्स में होता है, ये वायवीय अवायवीय श्वसन जो है ये प्लांट्स में होता है, याद रखना। ऑक्सी श्वसन के चरण कौन से हैं? तो ऑक्सी श्वसन का जो चरण होता है वो कौन सा होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये तीनों, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो होता है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? साथियों रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? तो रेस्पायरोमीटर से श्वसन दर को हम मापते हैं, याद रखना, श्वसन दर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो साथियों एटीपी का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखना। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? देखिए ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो ईएमपी पाथ कहलाता है। ईएमपी पाथ, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ईएमपी पाथ यानी ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अगर ईएमपी पाथ ऑप्शन में ना मिले तो ग्लाइकोलाइसिस आपको मिलेगा। और याद रखना यह कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होने वाली एक प्रक्रिया है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र है इसको मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा गया है ना, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए दोनों ही बता देते हैं। एक आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है। और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसमें जो है नसें शामिल है, नसें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार करती है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है इसी बार ग्रुप डी में। तो मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 8 होती है भाई, 8। नेक्स्ट है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र में आते हैं? तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु अभी मैंने आपको बताया
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है भाई। नेक्स्ट है, वह जंतु कौन सा है जिसमें न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है, यानी वह कौन सा जंतु है जिसमें न्यूरॉन तो पाया जाता है लेकिन उसका मस्तिष्क नहीं होता है। तो देखिए हाइड्रा में, हाइड्रा पूछा जाता है किस विधि से अपना प्रजनन करता है, तो याद रखना मुकुलन विधि से, यानी बडिंग मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेनियम क्या है। तो साथियों क्रेनियम वह ढांचा है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। वो खोपड़ी जो होता है, डेंजर वाला आइकॉन खोपड़ी आपने देखा है ना, बिल्कुल वही, उसी को क्रेनियम कहा जाता है। किस लॉब के कारण हम सुन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा लॉब है जिसके कारण हम सुन सकते हैं। याद रखिएगा टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य किनसे मिलकर बनता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, ये नाम जो है प्रोटोप्लाज्म ये पुरकिंजे साहब ने दिया था। और ये जो जीव द्रव्य है ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग उपयुक्त तीनों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है भाई बताइए। तो देखिए एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। ये जो एक कोशिकीय जीव है खास तौर पे ये बाइनरी फिजन के द्वारा अपना प्रजनन करते हैं, जैसे कि अमीबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। सेल वाल जो है ये जंतु कोशिका में नहीं, केवल पादप कोशिका में, देखिए पादप में और जीवाणु में पाया जाता है, विषाणु में नहीं। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना सेल मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन सेल वाल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जीवाणु में। अंत प्रद्रव्य जालिका कल मैंने बताया था दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनकी खोज की थी के.आर. पोर्टर ने 1945 में। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किसमें अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इष्ट में, कवक में पाया जाता है, लेकिन जीवाणु में नहीं पाया जाता है। इसके बारे में बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ विशेष प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले क्लासों में, तो आपका आंसर तो आना ही चाहिए। कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे। प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका झिल्ली। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए साथियों। और आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।